हाय एवरीवन, वेलकम टू द मस्कटोस्कोप लैंग्वेज फर्स्ट क्लास। आज की क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है, और सेकेंडली हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इंग्लिश में कितने टाइप के वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे। एक्चुअल में बच्चों को जो कंफ्यूजन हो रही है वो यही हो रही है क्योंकि जो टोटल टाइप ऑफ सेंटेंसेस है उनको वो जान नहीं पाते, और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, कहीं वीडियो देख ली, किसी से सुन लिया, कहीं कोचिंग सेंटर एक दो दिन चले गए, कहीं से ट्रेनिंग ले ली, कहीं इंटरनेट में लर्न कर लिया, और प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको टोटल सेंटेंसेस का ज्ञान नहीं है, टोटल ग्रामर का ज्ञान नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्योंकि वो माहौल जो है वो नहीं मिल पा रहा है, और इसके कारण वो इंग्लिश को सीख नहीं पाते और थोड़े टाइम के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज से 20 साल पहले जब मैंने अपना करियर की शुरुआत की थी, उस टाइम में मैं इंग्लिश पढ़ाता था। तो एक बच्चा मेरे पास आया एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट से, ही वाज लर्निंग इंग्लिश। तो उसने मुझे बताया कि सर मुझे समझ में ही नहीं आया, और ही वाज गिविंग एग्जाम इन 12th क्लास, आई बिलीव 12th और 12th क्लास का या स्टूडेंट था वो, और उसकी बैक आ गई इंग्लिश में। सो ही वॉज वेरी अफ्रेड, बहुत ही डरा हुआ था। वो मेरे पास आया कि सर मुझे जो है वो इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है और मैं फेल भी हो गया हूँ, इसमें क्या किया जाए। 1 से 1.5 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर ना सिर्फ उसने अपना एग्जाम क्लियर किया, इसके अलावा वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया इंग्लिश में कि जब उसने बीए का एग्जाम के लिए फॉर्म भरा तो उसमें उसने इंग्लिश सब्जेक्ट को चुना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम कोच में भी है, प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट्स में भी है, प्रॉब्लम टीचिंग में भी है। मैंने इंस्टीट्यूट्स, मैंने ये देखा है कि वो हायर कर लेते हैं लोगों को, नॉर्मल सैलरी में हायर कर लेते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि ना तो टीचर्स को इंग्लिश आती है और ना ही वो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो कोर्स डेवलप किया है, जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप घर बैठे अपना टाइम सेव करेंगे, आने जाने की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आप अपनी मनी सेव करेंगे। क्योंकि ट्रैवलिंग में आना जाना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जो कि आपको उनके प्लेस पर ही जाकर करने होते हैं, तो वहाँ पर टाइम भी लगता है, मनी भी लगती है, एफर्ट भी लगता है, हर चीज़ लगती है। उसके बाद अगर आप वो नहीं सीख पाते तो रिजल्ट 0 होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की क्लास में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है, और कितने टाइप के वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस आप देखेंगे जब आपके सामने आएंगे। तो इसका बेनिफिट क्या होगा आपको? इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको पता होगा कि ये किस कैटेगरी में सेंटेंसेस आता है, और आपको इसको बनाना है, नहीं बनाना है, या इसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो हम बात कर रहे थे इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आप ये समझिए कि इंग्लिश कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज है। आज की डेट में इंग्लिश वर्ल्ड वाइड एवरी कॉर्नर में बोली जाती है। आप कहीं पर भी चले जाइए, इंग्लिश बोली जाती है। तो बेनिफिट आपको क्या होगा? आपको जॉब में बेनिफिट है, आपको बिजनेस में बेनिफिट है। कैसे? अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बाहर की कंपनीज, फॉर एग्जांपल लेट्स से चाइना से बिजनेस करना चाहते हैं, या रसिया से बिजनेस करना चाहते हैं, या अमेरिका से बिजनेस करना चाहते हैं, यूरोप से बिजनेस करना चाहते हैं, कहीं से भी बिजनेस करना चाहते हैं, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है, एक तो वो लैंग्वेज है, दूसरा दे आर यूजिंग सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। अब आप मान लीजिए चाइना से बिजनेस करना चाहते हैं तो चाइनीज में बात करनी पड़ेगी? नहीं, आप इंग्लिश सीख लीजिए, चाइनीज में बात कर सकते हैं, चाइनीज में बात करने की जरूरत नहीं है। आप जापान चले जाइए, जापान से बात करना चाहते हैं, इंग्लिश में बात कीजिए। आप अमेरिका, यूरोप, सूडान, जितनी भी कंट्री है, थाईलैंड, तो आपको और वैरायटीज ऑफ इंग्लिश सीखने की जरूरत है ही नहीं। तो इंग्लिश का बेनिफिट क्या है? कॉमनली यूज लैंग्वेज, सब हर जगह बोली जाती है। तो आप ने एक बार इंग्लिश सीख ली या इंग्लिश में स्पोकन करने लगे, आपने सारी चीज़ें सीख ली, तो इजिली यू कैन कम्युनिकेट टू द कंट्रीज। दूसरा बेनिफिट क्या है कि क्योंकि अब जो ग्लोबल हो गया है, ज़माना ग्लोबल हो गया, इंटरनेट का ज़माना, एवरीथिंग इज कनेक्टेड।
इंडिया की कंपनी बाहर बिजनेस करती है और बाहर की कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है, तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। उसका बेनिफिट क्या होगा, आपकी सैलरीज जो है वो हायर हो जाएगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी हिंदी मीडियम से पढ़ा, दूसरा आदमी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा। अब ये दोनों लोग मार्केट प्लेस पे गए। अब एक कैंडिडेट जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करता है और दूसरा जो कैंडिडेट है वो सिर्फ हिंदी में बात करता है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि जॉब अपॉर्चुनिटी किसे मिलेगी, सक्सेस रेट किसका ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल बाहर की कोई कंपनी आई जो सैलरी मान लीजिए, जो इंडियन कंपनी है वो 50,000 सैलरी दे रही है, बाहर की कंपनी 1.5 लाख दे रही है, तो वो किसको ऑफर मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है उसी को ऑफर मिलेगा जिसने 2 लैंग्वेज सीखी, एक इंग्लिश सीखी, दूसरा हिंदी सीखी। तो इतनी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश की है। अगर आपने अभी पता कर लिया, अगर आपको अभी पता है कि ये जो लैंग्वेज है आपको सीखनी चाहिए, तो आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस पर ओवरकम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने 20 ईयर बैक इसके बारे में जाना था। किसी ने मुझे बोला कि अगर आप इंग्लिश सीख लेते हो आप डॉलर में कमाते हो, अगर आप हिंदी ही खाली बोलते हो तो आप रुपीज़ में कमाते हो। तो ये बात मेरे दिमाग में आ गई और मैंने कहा डॉलर में कमाएंगे। और उसका बेनिफिट ये हुआ कि बिगिनिंग ऑफ द करियर, जब मैंने अपना करियर की शुरुआत की, पहले तो मैंने टीचिंग की, 3-4 साल मैंने इस इंग्लिश की टीचिंग की। उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन की एक जगह, वो इंस्टीट्यूट मैंने, फिर वहाँ पर टीचर्स पढ़ाने लगे। तो बेनिफिट उसका ये हुआ कि मुझे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिली इन अर्ली स्टेज ऑफ माय करियर। मतलब 1-2 साल काम करने और सैलरी 3 गुना 4 गुना हो गई और उसके बाद और ग्रोथ मिली। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश सीखने के बाद आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस हो जाती है, आपकी इनकम बढ़ जाती है, आप हर जगह कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हो, हर जगह जा पाते हो। फोर्थ क्या है कि इंटरनेट का टाइम है। आप कंप्यूटर पे मेल डालते हो, कैसे डालते हो? इंग्लिश में डालते हो। आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, कैसे कम्युनिकेट करोगे? इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे। सो दैट इज़ द रीज़न इंग्लिश आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लैंग्वेज बन गई है। एंड अगर आप ये सीख लेते हो, सोसाइटी में आपकी एक पहचान बनती है, आप कॉन्फिडेंटली बात करते हो, आप कॉन्फिडेंटली जो है लोगों से डील करते हो, तो उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि हर जगह आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इंग्लिश को सीखा कैसे जाए। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आती है, जैसा मैंने बताया अभी, आई थिंक 15 डेज बैक मैं इंटरव्यू ले रहा था अपने कोचिंग सेंटर के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए। तो मैंने देखे करीब 100 कैंडिडेट्स मेरे पास आए और उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 10 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो इंग्लिश जानते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने कोई कोर्स लिया, क्या आपने ये लर्न क्यों नहीं किया, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी प्रॉब्लम है तो आपने इसको क्यों नहीं सॉल्व किया, तो उसमें ये था कि वे उन्होंने ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, लोगों से मतलब जाके सीखा था, इंस्टीट्यूट में लर्न किया, घर पे लर्न किया, वीडियोस देख के लर्न किया, इंटरनेट से लर्न किया, लेकिन फिर भी नहीं आई। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जो टीचर्स थे, जो इंस्टीट्यूट्स थे, वहाँ पर वो अच्छे से समझा नहीं पा रहे थे। तो जब टीचर ही चीज़ों को नहीं समझा पा रहे हैं तो स्टूडेंट कहाँ से समझेगा, और जब स्टूडेंट नहीं समझेगा तो उसके बाद क्या होगा आप जानते हैं। तो आज की क्लास में हम अंडरस्टैंड करते हैं कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अगर हम ये जान लेते हैं कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, वही तो बोलना है जो हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? वर्ड्स बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस का मतलब, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, गो देयर, कम हेयर, ही गोज टू स्कूल, ही ईट्स द फूड। तो ये क्या एक सेंटेंस है? या तो हम सेंटेंस बोलते हैं या फिर हम वर्ड बोलते हैं। आई लाइक, गुड, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, इस तरीके के फ्रेजेस बोलते हैं या वर्ड्स बोलते हैं। तो अब ये कितनी वैरायटी के हैं इसको अंडरस्टैंड करते हैं जरा। सबसे पहली कैटेगरी आती है, वो है आपका टेंस।
जिसको हम हिंदी में काल बोलते हैं। टेंस में क्या होता है? टेंस में 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर इसके भी 4 पार्ट होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से ये जो हो जाते हैं 12 4, फिर उसके 4। इस तरह पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसके भी सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह फ्यूचर में आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसको भी ऐसे ही कैटेगराइज कर सकते हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो इस तरह से ये ऑलमोस्ट 48 एक तरीके से कैलकुलेट किया जाए तो हो जाते हैं। तो अब इसके सब के रूल अलग हैं। इट इज सिंपल, उसमें कुछ कॉमन रूल हैं। आप मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे है। तो आप इनको जब अंडरस्टैंड कर लोगे, इनको जब सीख लोगे, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने समझ लिया कि भाई ये इसकी रूल ऐसे हैं, ये ऐसे बनेगा। तो अब मैं मान लीजिए कम्युनिकेट करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि मैंने सही बोला है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सेकेंडली, फिर आप मॉडल्स की बात करते हैं। मॉडल्स में आता है कैन, कुड, मे, माइट। इनको कैसे यूज करते हैं ये अंडरस्टैंड करेंगे आने वाली क्लास में। इसके बाद आता है फ्रेज। फ्रेजेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब नहीं होती, ऐसे ही बोल देते हैं। जैसे डोंट लिटर एक फ्रेज है, डोंट लिटर। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, खाली वर्ड है। इसके अलावा आपको बोले सिट डाउन, सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरीके के वर्ड फ्रेज होते हैं। फिर इसके बाद आता है क्लॉज में रूल होता है, इसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। इनको बनाने के रूल होते हैं। तो इसके बाद इडियम्स आता है और प्रोवर्ब्स आती हैं। अब प्रोवर्ब की बात करते हैं। प्रोवर्ब क्या होती हैं? ये होती हैं पुरानी कहावतें, जो पुराने लोग कह गए हैं, उनको जैसा वो कह गए हैं उनको वैसा ही रटना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट्स। अब बार्किंग डॉग्स का मतलब है, इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि डॉग्स की बात हो रही है या उनको काटने, बट ऐसा नहीं। इसका हिंदी में मतलब है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये मतलब इसका। इसी तरह पुराने लोग कह गए हैं, जैसे वन फिश इनफैक्ट्स द होल वाटर। तो इसका मतलब क्या है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। मैनी ए लिटिल मेक्स अ मिकिल। इसका मतलब क्या है कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो बूंद बूंद से सागर, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो इंग्लिश आपको आ जाएगी। तो हम बोलेंगे कि मैनी लिटिल मेक्स अ मिकिल, या हम बोलते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो ये हैं प्रोवर्ब्स, इनको रटना पड़ेगा। तो ये हम आने वाली क्लासेस में अंडरस्टैंड करेंगे इसके बारे में। फिर आता है इडियम्स। इडियम्स होता है कि योर एक्सप्रेशंस, आप उसमें ऐसे वर्ड्स डालते हैं जो और अच्छे लगें आपको सुनने में। मतलब सेम चीज को आप थोड़ा उनमें वर्ड्स जो है वो यूज करते हो, तो उससे ऐसा लगता है कि दैट गिव यू मोर सजावट जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, एक्सप्रेस। तो वैसा मतलब और अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपको बोलना है डरपोक, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं चिकन हार्टेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डरपोक है। या आप बोलते हो कि कोई जो है अनरियलिस्टिक बात करता है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको बोलते हो यार ये तो अनरियलिस्टिक बात कर रहा है। या आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो टू बिल्ड ए कैसल इन अ एयर। मतलब इसका क्या है कि आप तो अनरियलिस्टिक बात कर रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इडियम्स होते हैं। इसमें और अंडरस्टैंड करते हैं। लाफ इन देयर स्लीव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि स्लीव में आप लाफ करो। इसका मतलब है कि दूसरों की गलतियों को देखकर आप चुपचाप और धीरे धीरे हंस रहे हो। तो अब आप देखो कि इंग्लिश में इनके बोलने का तरीका कुछ और है और हिंदी में इसका मीनिंग कुछ और है। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है सेंटेंसेस को बनाने के लिए। फिर इसके बाद एक्टिव वॉइस आता है, पैसिव वॉइस आता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में आप सब्जेक्ट पर फोकस करके जो है सेंटेंसेस को बनाते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट पे फोकस करके
सेंटेंसेस को बनाते हैं। फिर आता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्टली आप किसी, जैसा मैंने बोला ऐसे ही बोल दिया, तो इसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अगर जो मैंने बोला वो आपने बोला, अब आप थर्ड पार्टी को बता रहे हो, तो आप बोलोगे कि उन्होंने ऐसा बोला था, तो फिर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये इंग्लिश में आता है। इसके अलावा और भी सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि लेट, गेट, मेक, इस टाइप के सेंटेंसेस। तो इनको बनाने का तरीका अलग है। इनको ये नॉर्मल टेंस नहीं होते हैं, और इनमें अलग से जो है बनाने के जो रूल हैं वो होते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका इज, एम, आर, वाज, वर्क टू बी बोलते हैं इन्हें। इनमें क्या होता है कि वर्क नहीं होता है, वर्क टू बी मतलब जो है वो है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यू आर ए मैन, आप एक आदमी हो, तो इसमें होना, वह वहाँ था, ही वॉज देयर, वहाँ था मतलब होना। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो इस तरीके से वेरियस कैटेगराइज ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, और वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस को बनाने के रूल अलग अलग होते हैं। अब बेनिफिट क्या है इस क्लास का? इसका बेनिफिट ये है कि जब आपको ये पता चल गया, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो इंजीनियर क्या काम करता है, सबसे पहले लेआउट बना देता है कि भाई ये काम जो है ऐसे ऐसे होना है, कि यहाँ से जो है एंट्री होगी, यहाँ से एग्जिट होगा, यहाँ पर जो है सोफा होगा, यहाँ इसी तरह एक लेआउट मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश में क्लॉज होगा, फ्रेज होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, मॉडल्स होगा, एक्टिव पैसिव होगा, टेंसेस होंगे। तो अब क्या है, आपको ये समझ में आया होगा कि ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, और इनको अलग अलग अंडरस्टैंड करना है, अलग अलग बनाना है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर जो आने वाली क्लास में हम इनके बारे में और डीप में जाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए क्या है कि इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप उसको रटने लगते हो। रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। अगर आप को मैं एक फार्मूला दे दूंगा कि चाय ऐसे बनाती है, तो आप उसको रटने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि चाय के लिए भाई चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, अदरक चाहिए, आप वो चीज़ें ले आओ और चाय बना के दे दो। कितनी मात्रा में चाहिए और अच्छी आप बना पाओगे। तो इसी तरह सेम वे में अगर मैं आपको ये बता दूं कि इस सेंटेंस को ऐसे बनाया जाता है और इस सेंटेंस को ऐसे बनाया जाता है और इसको बनाने की जरूरत नहीं है, और ये वाले वर्ड्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इट इज़ ईजी फॉर यू। और इसके बाद क्या है, आप आराम से जो है सारी चीज़ें कर पाओगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, क्या इम्पोर्टेंस है इंग्लिश की, और कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। चलते चलते मैं एक बात और बता दूं आपको कि जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को, उतनी जल्दी आप जो है इसकी अपॉर्चुनिटीज को इनकैश कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 20s के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, और सम पीपल जो 40s के हैं ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो 40s वाले हैं उनको आप देखिए कि आदमी की जो नॉर्मल एज है वर्क करने की कितनी होती है, 60-65। तो 40 से 25 ईयर है, और जो 20 वाले उनके पास अभी 40 ईयर हैं। तो कैन कैच द अपॉर्चुनिटी। और कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, मतलब धीरे धीरे जो है कोई भी काम को किया जाता है। कछुआ और खरगोश की आपने कहानी सुनी होगी। तो कछुआ क्यों रेस जीत जाता है? क्योंकि वो धीरे धीरे काम करता है। अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। जब हम अपने एज में थे और जब हम इंग्लिश को लर्न करते थे और शुरुआत करते थे, तो मेरे साथ कई लोग थे, दे वर वेरी इंटेलिजेंट। मैं उतना इंटेलिजेंट मैं कहूँगा, मैं एवरेज स्टूडेंट था। वो लोग फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड वाले स्टूडेंट थे। बट डिफरेंस क्या आया? कंसिस्टेंसी। मैंने काम को स्टार्ट किया और मैं उसको कंटिन्यूसली करता रहा, और धीरे 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 मैं बहुत आगे चला गया। उन्होंने काम को किया, लेकिन जैसे खरगोश आराम करने लगता है, उन्होंने आराम किया। और आज अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो उनकी इनकम में 5 गुने का फ़र्क है, मतलब मैं 5 गुना ज़्यादा कमाता हूँ उनसे। इसके बाद जो मैंने अपनी लाइफ में जो मुझे बेनिफिट्स हुए इंग्लिश को सीखने के बाद, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, या जो पर्सनालिटी की मैं बात करूं, या स्पीच की बात करूं, या अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, तो मैं मुझे हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बट उनके लिए ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको लग रहा है, अगर मान लीजिए आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको लग रहा है, तो स्टार्ट डूइंग द थिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा ही कोर्स लो, आप अपने घर में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, या
कहीं और कोचिंग में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, बट स्टार्ट डूइंग द थिंग एंड यू विल गेट द सक्सेस। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।